वीडियो के आखिर में मैं आपको अवतार मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ, तो इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मूवी शुरू होती है और समय होता है 2154। ये वो समय होता है जब दुनिया काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी होती है, लेकिन इसी के साथ दुनिया की आबादी भी काफी ज्यादा बढ़ गई होती है, जिसकी वजह से पृथ्वी तबाह हो रही होती है। जिसकी वजह से अब पृथ्वी पर इंसान के जिंदा रहने के लिए जो जरूरी नेचुरल रिसोर्सेज, जो एनर्जी चाहिए, वो अब खत्म हो चुकी है। फिर हम इस मूवी के लीड कैरेक्टर जैक सली को देखते हैं, जो कि पहले एक सैनिक हुआ करता था, लेकिन पैरों के खराब होने की वजह से जैक अब बेकार हो चुका है। वो चल फिर नहीं सकता, यहाँ तक कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता, जिसकी वजह से जैक अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका है। हालांकि जैक के पैरों का इलाज हो सकता था, जिसके बाद वो चल फिर सकता था, लेकिन जैक के पास उतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो मजबूर है। जैक का एक भाई भी होता है जिसका नाम टॉम सली है, जो कि RDA यानी द रिसोर्सेज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कंपनी के लिए काम करता है। इस कंपनी का काम दूसरे प्लेनेट से बेशकीमती पदार्थों को खोजना होता है। एक दिन RDA के कुछ लोग जैक के पास आते हैं और बताते हैं कि उसके भाई टॉम, जो कि RDA के मिशन पर था, उसको कुछ लोगों ने पैसों की खातिर मार दिया है, और अब क्योंकि RDA का काफी पैसा उसके भाई की मौत की वजह से बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इस मिशन का जो हेड है वो चाहता है कि टॉम की जगह उसके भाई जैक को इस मिशन पर लाया जाए। इसकी एक मुख्य वजह ये भी थी क्योंकि इनके DNA मैच होने की वजह से जैक उस मिशन के लिए परफेक्ट है। इधर जैक, जो कि अपनी बिना पैरों की जिंदगी से परेशान था और इस मिशन के लिए उसे काफी पैसे भी मिलने वाले हैं, इसलिए वो इस मिशन के लिए राजी हो जाता है। अब सीन 6 साल बाद अंतरिक्ष का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जैक को देखते हैं, जो पिछले 6 सालों से इन्हीं स्लीपिंग चैम्बर में सोया हुआ था। इन स्लीपिंग चैम्बर की खास बात ये होती है कि इनमें सोने वालों की उम्र नहीं बढ़ती, यानी जैक जिस एज के साथ इन चैम्बर में सोया था, आज भी उसकी एज उतनी ही है। और यहाँ पर जैक के जैसे और भी काफी सैनिक होते हैं, जो कि सिर्फ पैसों की खातिर अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ पर आए होते हैं। इसके बाद शिप पेंडोरा ग्रह पर लैंड करता है। एक ऑफिसर इन्हें बताता है कि पेंडोरा की हवा इंसानों के लिए बेहद जहरीली है। अगर उन्हें पेंडोरा पर रहना है तो उन्हें हमेशा ऑक्सीजन मास्क लगाकर रखना होगा। अगर बिना मास्क के कोई भी पेंडोरा पर सांस लेगा तो उसकी कुछ ही मिनटों में मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद ये कर्नल उससे मिलते हैं, जो कि इस मिशन का सिक्योरिटी हेड होता है। कर्नल सबको स्पीच देकर बताता है कि पेंडोरा कितना ज्यादा खतरनाक है। वो बताता है कि उसने आज तक बिना कोई नुकसान के बड़े से बड़े मिशन को पूरा किया है, लेकिन पेंडोरा पर वो भी एक नए सैनिक की तरह जख्मी हो गया। यानी पेंडोरा और यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु काफी ज्यादा खतरनाक हैं। कर्नल बताता है कि पेंडोरा पर रहने वाली हर चीज, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी इंसानों को खाने के लिए भूखे हैं। यहाँ पर कर्नल की स्पीच से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो यहाँ की हर चीज से कितनी ज्यादा नफरत करता है। जिसके बाद जैक को साइंस लैब में ले जाया जाता है, जहाँ पर जैक पहली बार उन क्लोन्स को देखता है जो पेंडोरा पर रहने वालों के DNA और इंसानों के DNA से मिलाकर बनाए गए होते हैं, जो कि हूबहू यहाँ पेंडोरा ग्रह पर रहने वालों के जैसे दिखते हैं, जिन्हें नावी कहा जाता है। नावी की लंबाई लगभग 10 फुट यानी करीब 3 मीटर होती है और नावियों की चमड़ी नीले रंग की होती है। इसके बाद जैक को उसका क्लोन दिखाया जाता है। ये जैक का क्लोन इसलिए है क्योंकि अब जैक के दिमाग को इस क्लोन से जोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद जैक की बॉडी सो जाएगी और उसका दिमाग इस क्लोन को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगेगा। इन क्लोन को अवतार कहा जाता है और इसलिए इस पूरे मिशन का नाम अवतार है। यहाँ पर जैक डॉक्टर अगस्तीन, जो कि इस अवतार प्रोग्राम की हेड होती हैं, उनसे मिलता है। अगस्तीन टॉमी की जगह जैक को देखकर काफी ज्यादा नाराज होती है और वो इस बात की शिकायत पार्कर से करती है, जो कि इस अवतार के पूरे मिशन का हेड है। डॉक्टर अगस्तीन पार्कर से कहती हैं कि उन्हें इस मिशन के लिए एक साइंटिस्ट की जरूरत थी, जो कि टॉम था, न कि किसी सैनिक की। तब पार्कर डॉक्टर अगस्तीन को शांत करता हुआ बताता है कि जैक हमारे लिए लकी है, वो तुम्हारे साथ एज ए सिक्योरिटी रहेगा। तब पार्कर डॉक्टर अगस्तीन को अनओब्टेनियम नाम का वो बेशकीमती पत्थर दिखाता है, जो कि पेंडोरा ग्रह पर पाया जाता है, जिसकी पृथ्वी पर 1 किलो की कीमत लगभग 100 करोड़ है। पार्कर अगस्तीन को बताता है कि इस पूरे मिशन का यही मकसद है और इसी अनओब्टेनियम पत्थर से ही इस पूरे मिशन का खर्चा निकलता है। यहाँ तक कि तुम्हारी रिसर्च लैब का खर्च भी इसी पत्थर से निकलता है। जिसके बाद जैक को उन चैम्बर में सुलाया जाता है और उसके दिमाग को अवतार के क्लोन से लिंक किया जाता है। जिसके बाद जैक का असली शरीर तो गहरी नींद में सो जाता है और उसका दिमाग उस क्लोन से जुड़ जाता है, जो कि यहाँ के लोगों और इंसानों के DNA से मिलकर बनाया गया है, जिसे अवतार कहते हैं। जैक जब उस अवतार के रूप में होश में आता है, तब जैक को काफी अच्छा महसूस हो रहा होता है, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा होता है। जैक खुशी में दौड़ना शुरू कर देता है और वो बेहद ही अच्छा महसूस करता है, क्योंकि अपने पैरों पर चल पाना
उसके लिए काफी ज्यादा बड़ी बात थी। तब डॉक्टर अगस्तीन भी अपने अवतार में जैक के सामने आती है। वो जैक से पूछती है कि अब वो कैसा महसूस कर रहा है। फिर सब अवतारों को सुला दिया जाता है, जिसकी वजह से जैक का असली शरीर होश में आ जाता है। इसका मतलब जब इंसान का असली शरीर गहरी नींद में जाता है तो उसका अवतार उठ जाता है, और अगर अवतार सो जाता है तो उसका इंसानी रूप जाग जाएगा। अगले दिन कर्नल जैक को अपने पास बुलाकर एक सौदा करता है। वो जैक से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अवतार के रूप में जाकर इन नावियों के साथ रहने लगो, तुम उनका भरोसा जीत लो। जिसके बाद जब नावी तुम पर भरोसा करने लगे तो तुम उन तक हमारा संदेश पहुंचाकर उस गांव को खाली करवा दो, जिसके बाद हम वहां से सारा अनऑब्टेनियम निकाल पाएंगे जो कि उनके गांव के नीचे भारी मात्रा में है। कर्नल जैक से कहता है कि इस मिशन की रिपोर्ट तुम मुझे करोगे, न कि डॉक्टर अगस्तीन को। कर्नल कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हारे पैरों का इलाज करवा दूंगा, जिसके बाद तुम अपने असली पैरों पर चल सकोगे। जैक को भी ये सौदा पसंद आता है और वो मान जाता है। अगले दिन जैक डॉक्टर अगस्तीन और कुछ और लोगों के साथ पेंडोरा के जंगल में कुछ सैंपल्स लेने के लिए जाता है। ये जंगल देखने में जितना ज्यादा खूबसूरत होता है, अंदर से उतना ही ज्यादा खतरनाक। जब ये लोग सैंपल ले रहे होते हैं तब जैक बाकी जंगल को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। जब जैक एक खूबसूरत पौधे को छूने की कोशिश करता है तब उसके छूने से वो पौधा अचानक से छिप जाता है और बाकी पौधे भी उसी की तरह खुद ब खुद छिप जाते हैं। यानी इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के पेड़ पौधे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे को सिग्नल भी दे सकते हैं। तब अचानक से एक जानवर जो कि इस जंगल का गेंडा होता है वो जैक के सामने आ जाता है। तब डॉक्टर अगस्तीन भी वहाँ पर आ जाती है और वो जैक से कहती हैं कि ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बस तुम वहाँ से भागना मत। जैक ठीक वैसा ही करता है, वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। तब वो जानवर वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वहाँ पर एक और उस गेंडे से भी खतरनाक जानवर आ जाता है। तब डॉक्टर अगस्तीन जैक से जान बचाने के लिए उसे भागने को कहती हैं। जैक भागना शुरू करता है, लेकिन वो जीव भी काफी ज्यादा समझदार होता है। वो जैक का पीछा करता है, यहाँ तक कि वो जैक से उसकी बंदूक भी छीनकर फेंक देता है। तब जैक अपनी जान बचाने के लिए एक झरने में कूद जाता है और यहाँ पर जैक की जान तो बच जाती है, लेकिन वो अपने साथियों से काफी ज्यादा दूर आ गया होता है। अब क्योंकि जैक को पता है कि ये जंगल बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए वो खुद की सेफ्टी के लिए लकड़ी का एक नुकीला हथियार बना लेता है। तभी हम पेड़ पर इसी गिरह की रहने वाली एक नावी लड़की को देखते हैं जिसका नाम नेत्री होता है। वो जैक पर अपने जहरीले तीर से हमला करने लगती है कि तभी उसके तीर पर एक अजीब चीज आकर बैठ जाती है, इसलिए नेत्री जैक पर हमला नहीं करती क्योंकि नावी लोगों के लिए ये एक अच्छा संकेत होता है। रात के समय काफी सारे जंगली कुत्ते वो जैक पर हमला कर देते हैं। तब नेत्री वहाँ पर आकर उन कुत्तों को मारकर भगा देती है और जैक की जान बच जाती है। जैक नेत्री को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। जैक नेत्री से पूछता है कि उसने उसकी जान क्यों बचाई। तब नेत्री बताती है कि वो एक निडर है जिसके दिल में कोई भी डर नहीं है, इसलिए उसने उसकी जान बचाई। तब जैक नेत्री से कहता है कि वो भी नावी बनना चाहता है। तब नेत्री उसे बताती है कि आसमानी लोग कभी भी नावी नहीं बन सकते और वो जैक को वापस लौटने के लिए कहती है कि तभी जैक के शरीर पर वैसे ही काफी सारे पवित्र पेड़ के बीज आकर बैठ जाते हैं। नेत्री उन्हें अच्छा संकेत मानती है, इसलिए नेत्री उसे अपने साथ ले जाने लगती है कि तभी वहाँ पर नेत्री के कबीले के बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं और वो लोग जैक को बंदी बनाकर उनके कबीले के मुखिया के पास ले जाते हैं। यहाँ के मुखिया का नाम इतुगान होता है और उनकी एक पत्नी भी होती है जिनका नाम मोआन है। मोआन एक धर्म गुरु होती है। ये दोनों नेत्री के माता पिता होते हैं। यहाँ पर हम तसुते को भी देखते हैं जो कि यहाँ का अगला मुखिया होगा और नेत्री का हस्बैंड भी। तसुते जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जैक मोआन से कहता है कि वो कबीले में रहकर यहाँ और यहाँ के लोगों के बारे में सीखना चाहता है। यहाँ पर नेत्री की माँ जैक को कबीले में रुकने की इजाजत दे देती है क्योंकि उसको लगता है कि जैक एक अच्छा इंसान है। जिसके बाद जैक को भी उन्हीं के जैसे कपड़े पहनने को दिए जाते हैं और जिसके बाद जैक खाना खाने के बाद सो जाता है और उसके अवतार रूप के सोने की वजह से जैक फौरन ही अपने इंसानी रूप में जाग जाता है। यहाँ पर सभी लोग जैक से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि इतने समय तक नावी के रूप में जिंदा रहना एक बड़ी बात होती है। तब जैक उन्हें सारी बातें बताता है कि कैसे नावी लोगों ने उसे अपना लिया है और बहुत जल्द ही वो एक नावी बन जाएगा, जिसके बाद सब लोग उसका विश्वास करेंगे। तब पार्कर जैक को बताता है कि तुम उन नावियों तक जल्द से जल्द हमारा संदेश पहुँचा दो और उन्हें इस विशाल पेड़ जिस पर नावी रहा करते हैं उसे खाली करने को बोलो क्योंकि सारा अनऑब्टेनियम इसी विशाल पेड़ के नीचे है। जैक कहता है कि अगर उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी
तब पार्कर कहता है कि तो मजबूरन हमें जंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर जैक पार्कर से कहता है कि उन्हें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, वो बस मुझे थोड़ा समय दे ताकि वो उनका विश्वास जीत पाए। तब पार्कर जैक को पूरे 3 महीने का समय देता है। 3 महीने के अंदर अगर उन्होंने इस गाँव जो कि विशाल पेड़ पर है उसको खाली नहीं किया तो फिर मजबूरन उन्हें हथियार से काम लेना होगा। इसके बाद जैक अब हर रोज वहां जाता है। जैक नेत्री के साथ रोज नई नई चीजें सीखता है, जैसे कि पेड़ों पर रहना, नावियों के तौर तरीके जैसे कि शिकार करना, घुड़सवारी करना, ये सब सीखता है। जैक वो सब इम्तिहान आसानी से पार कर लेता है जो कि एक नावी बनने के लिए जरूरी है। लेकिन एक आखिरी इम्तिहान अभी भी बाकी था और वो था नावी को अपने इकरान जो कि एक विशाल पक्षी है उसको चुनकर उस पर सवारी करना। नेत्री बताती है कि नावी जिंदगी में सिर्फ एक ही इकरान को चुन सकता है। इसमें बड़ी बात ये भी थी कि सिर्फ नावी ही इकरान को नहीं चुनता, बल्कि सवारी तभी हो पाएगी जब इकरान भी उस नावी को चुने, क्योंकि इकरान ऊपर दूर आसमानों में रहा करते हैं, इसलिए इन्हें कठिन परिश्रम देकर ऊपर जाना होगा। यहाँ पर नेत्री भी अपने इकरान पर सवार होकर यहाँ आ जाती है। जैक नेत्री से कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इकरान ने मुझे चुना है कि नहीं। तब नेत्री बताती है कि अगर कोई इकरान तुम्हें चुनता है तो वो तुम्हें जान से मारना चाहेगा। जैक काफी सारे इकरान की तरफ बढ़ता है, जिनमें से बाकी इकरान तो वहाँ से उड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक इकरान जैक पर हमला कर देता है, जिसका मतलब यही वो इकरान है जिसने जैक को चुना है। जैक बड़ी मुश्किल के बाद इकरान पर काबू पाता है, जिसके बाद जैक अपनी चोटी से इकरान से अपने दिल दिमाग को जोड़ता है, यानी जो भी जैक अपने मन में इकरान को ऑर्डर देगा इकरान वैसा ही करेगा। अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए जैक इकरान के साथ अपनी पहली उड़ान भरता है। हालांकि शुरुआत में जैक को काफी मुश्किलें होती हैं, लेकिन कुछ ही समय में वो इकरान को अच्छे से ऑर्डर देना सीख जाता है। जब नेत्री और जैक अपने अपने इकरान पर उड़ान भर रहे होते हैं, तब एक विशाल पक्षी जो बेहद ही खतरनाक है वो इन्हें मारने के लिए इनके पीछे पड़ जाता है। ये दोनों झाड़ियों से निकलकर अपनी जान बचा लेते हैं, जिसके बाद वो पक्षी वहाँ से चला जाता है और इनकी जान बच जाती है। बाद में जैक नेत्री से उस पक्षी के बारे में पूछता है, तब नेत्री उसे बताती है कि इस विशाल इकरान का नाम तोरुक है, जो कि पेंडोरा का सबसे बड़ा शक्तिशाली इकरान है, जिसके आगे सारा पेंडोरा झुकता है। यहाँ तक कि सारे नावी भी तोरुक के आगे झुकते हैं, यानी जो भी तोरुक की सवारी करता है वो पेंडोरा पर राज करता है। नेत्री बताती है कि इतिहास में सिर्फ 5 लोग ही तोरुक की सवारी कर पाए हैं, जिनमें से एक उसके दादा के दादा थे। जैक हर रोज पेंडोरा की बातों को आरडीए के कहने पर रिकॉर्ड करता है। वो वीडियोस में पेंडोरा की सारी बातें बताता है कि नावियों का नेचर के साथ कितना गहरा कनेक्शन है। कुछ समय ऐसे ही बीतता है और एक दिन ऐसा भी आता है जब जैक नावी बनने के लिए सारी परीक्षाएं पार कर लेता है, जिसके बाद सब नावी मिलकर पूरे रीति रिवाज के साथ जैक को नावी बना देते हैं। यानी अब जैक भी बाकी सब की तरह एक नावी है, मानो जैसे उसे यहाँ का राशन कार्ड मिल गया हो। जिसके बाद नेत्री जैक को एक रहस्यमय पेड़ के पास ले जाती है, जिसमें काफी सारी लटाएं लटकी होती हैं, जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। नेत्री जैक को बताती है कि ये आवाजों का पेड़ है। इनकी लटाओं को जब तुम अपनी चोटी से जोड़ोगे तो तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की आवाज सुनाई देगी। एवा देवी का इस पेड़ से गहरा कनेक्शन है। यहाँ पर नेत्री जैक को ये भी बताती है कि क्योंकि वो अब पूरी तरह से एक नावी बन चुका है, इसलिए वो इस पवित्र पेड़ की लकड़ी से अपने लिए हथियार बना सकता है और साथ ही कबीले की कोई भी लड़की चुन सकता है। तब जैक बताता है कि वो पहले ही उसे चुन चुका है, जिसके बाद ये दोनों फिजिकली हो जाते हैं। जैक भूल जाता है कि उसे यहाँ पर किस मकसद से भेजा गया था। अगले दिन जब नेत्री की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि एक बाबा के बुलडोजर ने यहाँ पर हमला कर दिया होता है, क्योंकि जैक को दिया गया समय अब पूरा हो चुका है। इसलिए ये लोग सब कुछ तबाह करने के बाद यहाँ माइनिंग का काम शुरू करना चाहते हैं। अब क्योंकि जैक को भी यहाँ की चीजों से प्यार हो चुका होता है, वो नहीं चाहता कि यहाँ की किसी भी चीज को नुकसान पहुँचाया जाए, इसलिए जैक गुस्से में बुलडोजर पर चढ़कर उसके कैमरे को तोड़ देता है। कर्नल जब जैक की इस हरकत को देखता है तो वो बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि जैक ने उन्हें धोखा दिया है और वो जैक को उसके स्लीपिंग मोड से उठा देता है। जिसके बाद ये लोग नावियों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर कैथलीन और जैक पार्कर को समझाते हैं कि वो हमला ना करे और उन्हें एक मौका और दे, क्योंकि पार्कर भी ऐसा नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता कि नावियों को मारा जाए, इसलिए वो जैक को आधे घंटे का समय देता है, जिसमें जैक को नावियों के गांव को खाली कराना है। जिसके बाद
जब जैक और डॉक्टर कैथलीन नावियों को ये बात बताते हैं कि उन पर बहुत जल्द हमला होने वाला है, तब सब लोग ये समझकर कि ये दोनों भी उनके साथ मिले हुए हैं, इस वजह से नावी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उन्हें बंदी बना लेते हैं। और इधर कर्नल भी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आ जाता है और जैक को बंधा देखकर वो समझ जाता है कि नावियों ने जैक की बात नहीं मानी। कर्नल नावियों के पेड़ पर बड़ी बड़ी मिसाइल से हमला कर देता है और सब कुछ तबाह कर देता है, यहाँ तक कि इनका वो विशाल पेड़ भी गिर जाता है, जिससे काफी सारे नावी मारे जाते हैं। इस हमले में इनके कबीले के मुखिया यानी नेत्री के पिता भी मारे जाते हैं, क्योंकि इन सब के लिए नेत्री जैक को जिम्मेदार मानती है, इसलिए वो उसे जाने को कहती है। बाकी लोग भी ये सब कैमरे के जरिए देख रहे होते हैं। तब पार्कर उनके प्लग को निकलवा देता है और जैक और डॉक्टर कैथलीन को उनके साथियों के साथ कैद कर लिया जाता है। तब ट्रूडी नाम की एक लेडी पायलट जैक का साथ देती है, वो उन्हें कैद से छुड़ा देती है और यहाँ से ले जाती है। हालांकि इनके भागने के दौरान डॉक्टर कैथलीन को गोली लग गई होती है। ये लोग उस कैप्सूल को भी एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं ताकि उन्हें इस बार स्लीपिंग मोड से कोई ना जगाए। जैक इस बार फिर से अपने अवतार के रूप में जाता है, लेकिन वो जानता है कि नावी लोगों का अब उस पर से भरोसा उठ चुका है। फिर से भरोसा जीतने के लिए अब उसे कुछ करना होगा। तब जैक खुद को साबित करने के लिए अपने इकरान से तोरुक पर कूद पड़ता है। अपने मन को तोरुक से जोड़कर वो बन जाता है तोरुक मार्क II। उसके बाद वो पहुंच जाता है सब नावियों के सामने। जैक को तोरुक की सवारी करता देख सब नावी जैक के आगे झुक जाते हैं और उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर कैथलीन जिसको गोली लगी होती है उसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तब जैक यहाँ पर इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान करता है। वो नावियों को बताता है कि इस बात में कोई शक नहीं कि इंसानी लोगों के पास बेहद ही खतरनाक हथियार हैं और वो बहुत जल्द हमला करने वाले हैं, इसलिए अब हम नावियों को मिलकर मुकाबला करना होगा। जैक नावियों के अंदर जोश भरकर जंग के लिए तैयार करता है। जैक बाकी कबीलों को भी अपने साथ जंग के लिए जोड़ देता है। रात के समय जैक एवा देवी से अगले दिन होने वाली जंग के लिए मदद मांगता है। जैक एवा से कहता है कि इंसानों ने अपनी धरती माँ को भी मार डाला है और वो लोग अब यहाँ पर भी वही हाल करने वाले हैं। जैक एवा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम लोग इंसानों और उनके हथियारों के आगे बहुत कमजोर हैं, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए क्योंकि आप तो पेंडोरा के हर जीव जंतु से जुड़ी हुई हैं। तब नेत्री यहाँ आती है और जैक को दिलासा देती है। फिर अगले दिन शुरू होती है वो खतरनाक जंग। इधर कर्नल अपनी पूरी सेना और बड़े बड़े हथियार के साथ नावियों पर हमला करने के लिए आने लगता है। यहीं दूसरी ओर जैक भी नावियों के साथ तोरुक पर सवार होकर इंसानों का मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। कुछ नावी इकरानों पर सवार होकर इंसानों के हेलीकॉप्टर्स को नष्ट कर देते हैं, जबकि बाकी नावी घोड़ों पर सवार होकर इंसानों पर हमला करते हैं। हालांकि जैक काफी अच्छे से लड़ रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि इन इंसानों के पास बेहद ही खतरनाक और एडवांस हथियार होते हैं, जिससे नाविक जल्द ही हारने लगते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब नेत्री भी काफी सारे इंसानों के बीच फंस जाती है। वो लोग नेत्री की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी काफी तादाद में वो गैंडे जिनकी चमड़ी पर गोला बारूद का भी असर नहीं होता, वो नावियों की मदद के लिए आ जाते हैं। और दूसरी ओर पेंडोरा के सारे इकरान मिलकर सारे हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देते हैं। तब नेत्री जैक को बताती है जो दुआ जैक ने ईवा देवी से मांगी थी, वो ईवा देवी ने उसकी दुआ कबूल कर ली है और इन सबको ईवा देवी ने ही उनकी मदद के लिए भेजा है। जिसके बाद नावी ये जंग जीत जाते हैं, लेकिन कर्नल अपने सूट में बैठकर बच जाता है और वो जैक पर हमला कर देता है। हालांकि जैक काफी बहादुरी से कर्नल का सामना करता है। तब कर्नल की नजर उस कैप्सूल पर पड़ती है जिसके अंदर जैक की असली बॉडी स्लीपिंग मोड में होती है। कर्नल उस कैप्सूल पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जैक होश में आने लगता है और जैक का अवतार कमजोर पड़ने लगता है। तब कर्नल मौका पाकर जैक के अवतार को खत्म करने वाला ही होता है कि तभी नेत्री वहां आ जाती है और अपने तीर से कर्नल पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से फाइनली कर्नल मारा जाता है। क्योंकि जैक को अब होश आ गया होता है, इसलिए उसका अवतार पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। इधर जैक को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। जैक ऑक्सीजन मास्क उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर खराब होने की वजह से वो उस तक नहीं पहुंच पाता। तब नेत्री को सारी बात समझ आ जाती है और वो वहां आकर जैक को ऑक्सीजन मास्क लगा देती है, जिसकी वजह से फाइनली जैक की जान बच जाती है। इसके बाद सभी इंसानों को वापस धरती पर भेज दिया जाता है और वो लोग जिनका दिल साफ था उन्हें पेंडोरा पर रुकने दिया जाता है। सब कुछ ठीक हो जाता है। तब जैक अपनी लास्ट वीडियो रिकॉर्डिंग में बताता है कि अब वो हमेशा के लिए अपने शरीर को छोड़ने वाला है, क्योंकि अब वो हमेशा के लिए एक नावी बनने वाला है।
इसके बाद जैक की आत्मा को ईवा देवी की शक्तियों की मदद से हमेशा के लिए अवतार में ट्रांसफर कर दिया जाता है और अब जैक भी हमेशा के लिए नावी बन जाता है और इसी सीन के साथ अवतार मूवी का ये पार्ट खत्म हो जाता है। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस मूवी को 10 में से 7.8 की रेटिंग मिली है, जो कि काफी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और 86% गूगल यूजर ने भी अवतार मूवी को पसंद किया है। और अगर आप इस मूवी के अगले पार्ट की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो अपने इस चैनल फिल्मैक्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्द ही आपको अवतार 2 द वे ऑफ वाटर की भी एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। इस मूवी का बजट था $237 मिलियन और मूवी ने कमाई की थी तकरीबन $2.9 बिलियन की। ये मूवी अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी रही थी और अगले 10 साल तक अवतार मूवी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया था। और अवतार मूवी एक ऐसी पहली मूवी थी जिसके लिए एक नई भाषा का इजाद हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे अब आकर बाहुबली में हुआ था। कहा जाता है जेम्स कैमरून ने अवतार मूवी की कहानी की इंस्पिरेशन 1995 में आई एनिमेटेड मूवी पोकाहोंटास से ली थी और इस मूवी में नावी लोगों को नीले कलर की स्किन इसलिए दी गई थी क्योंकि जेम्स कैमरून की मां ने एक सपना देखा था जिसमें वो नीली खो गई थी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।